हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे सीयूटी यूजी बायोलॉजी एग्ज़ाम के बारे में। अभी अभी बोर्ड की एग्ज़ाम कंप्लीट हुई है और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको अभी रिजल्ट का वेट है और वो अभी घर बैठे बैठे ये ज़रूर सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम नीट करें कि हम फार्मेसी करें कि बीएससी नर्सिंग करें या लोकल कॉलेज से नॉर्मल बीएससी करें या सीयूटी इंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी करें। तो उनके दिमाग में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और रिजल्ट आने से पहले ही उनके दिमाग में ये है कि ये परसेंट आएंगे तो हम नीट की तैयारी करेंगे, ये परसेंट आएंगे तो हम फार्मेसी करेंगे, नर्सिंग करेंगे या फिर लोकल कॉलेज से बीएससी करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि परसेंट का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो किसी के 95% आ गए या 90 से ऊपर आ गए तो ज़रूरी नहीं है कि उसको नीट की तैयारी करनी चाहिए। जिसके कम परसेंट आ गए, 70% आ गए, 60% आ गए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा नीट की तैयारी नहीं कर सकता है ना। तो ऐसा कोई सीन नहीं देखने को मिलता है। परसेंट बेसिस के ऊपर अपने फील्ड को चूज मत करो। आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप जो भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, भले आप नीट में जाओ, आप फार्मेसी में जाओ या फिर बीएससी कर रहे हो, तो उसके आगे पीछे की पहले जानकारी ले लेना जरूरी है। और दूसरी बात, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए तो एक बार के लिए ब्रेक ले लेना है। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक आप आराम से सोच सकते हो, समझ सकते हो, उसके बाद में ही डिसीजन लेना है। क्योंकि अभी ऐसा माहौल रहेगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से ऐसा सुनने को मिलेगा, तेरे लिए नीट बेस्ट है, तेरे लिए फार्मेसी बेस्ट है, तेरे लिए नर्सिंग बेस्ट है, तू नॉर्मल कॉलेज से बीएससी कर ले या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर के बीएससी कर ले। ये बहुत सारे ऐसे अपने डाउट अपने दिमाग में आने वाले हैं। अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या कर सकता हूं। तो आप, मेरा कहना यह है कि अब जरूरी नहीं, जैसे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये सीयूटी बायोलॉजी की एग्जाम आप दो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। यहां पे मेरा पर्पज क्या है कि इस एग्जाम के बारे में जानकारी देना। अब जानकारी लेने के बाद में आपको जैसे उचित लगता है कि हाँ, इस एग्जाम के लिए मैं तैयार हो सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं आराम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी करूंगा, तो आप उसके बाद में ऐसा दिमाग में लाइए। पहले नहीं है कि मैं सीयूटी की तैयारी करूंगा। अब सीयूटी यूजी बायोलॉजी की तैयारी करोगे तो इसकी पूरी जानकारी लो। जानकारी लेने के बाद में आपको उचित लगे कि हाँ, ये मेरे लिए ठीक है। अब जैसे आप आगे नीट की तैयारी करें तो नीट के बारे में दूसरों को देख करके ये मत सोचो कि वो नीट की तैयारी कर रहा है, मैं भी नीट की तैयारी करूंगा। और कुछ हमें ऐसे गार्जियंस मिले हैं कि बोलते हैं कि हमारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि बायोलॉजी ली है तो बायोलॉजी का मतलब एक ही है, डॉक्टर बनना है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। बायोलॉजी हमारे भी थी, हमें तो ये भी नहीं पता था कि नीट होती क्या है। तो नीट या फिर बायोलॉजी लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं होता है। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है नीट नीट। और अक्सर मैं बच्चों से सवाल पूछता हूँ, नीट जो भी तैयारी करता है उसने, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जानकार मिलते हैं जिनसे मैं पूछता हूँ, भैया ये नीट होती क्या है। जैसे तू ये एग्जाम क्लियर कर लेगा तो इस एग्जाम के बाद में क्या होता है, उनको आगे के बारे में कुछ नहीं पता है। बस उनके दिमाग में एक ही भूत सवार रहता है कि नीट है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे ही नीट की एग्जाम क्लियर हुई तो हम डॉक्टर बन सकते हैं, बस डॉक्टर बन जाए। हाँ, बनते नहीं है, बन सकते हैं। ये एक प्रोसेस होती है, एक छोटी सी इंट्रेंस एग्जाम होती है। क्लियर होने के बाद में भी 5 से 7 साल लगते हैं आपको, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने को। अब जैसे सीयूटी यूजी एग्जाम की अपन बात करने वाले हैं, तो ये क्या है, एक छोटा सा इंट्रेंस टेस्ट है। ये एक एडमिशन के लिए टेस्ट होता है। अब ऐसे नहीं है कि सीयूटी पास होते ही हम पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये एक एडमिशन प्रोसेस है। अपन लोकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ। जिस टाइम पे एग्जाम होती है उस टाइम पे भी अपन एडमिशन ले, पैसे दे करके, फीस दे करके वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, एग्जाम में पास हो सकते हैं, डिग्री अपने को मिल सकती है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक अच्छा खासा रोल रहता है, इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट रहते हैं और वही स्टूडेंट उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जो इस टेस्ट को पास कर देते हैं। अब इस टेस्ट को पास करने के लिए अपने पास में क्या क्या ऐसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसका कैसा पेपर मिलेगा, कितने नंबर का पेपर आता है, कहां से अपने को तैयारी करनी होती है। अब इस कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने कि इस एक छोटे से इंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग अलग कोचिंगों में जाते हैं, 6 महीने 12 महीने के लिए तैयारी करते हैं। जबकि यहाँ पे जो अपन सिलेबस देखने वाले होते हैं वो स्कूल लाइफ में हो चुका होता है। अपना 11th-12th में अपना जो सिलेबस चलता है वो पूरा कवर हो चुका होता है। बस सेल्फ स्टडी और प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत
ज़रूरत होती है कि किस हिसाब से अब अपने को इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, वो सारा डिस्कशन अपन करने वाले हैं। CUT UG बायोलॉजी एग्ज़ाम जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए इंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि ग्रेजुएशन करने के लिए एक छोटा सा इंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके बारे में अपन प्रॉपर जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। हाँ, यदि आप किसी और फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हो कि हमें कॉलेज नहीं करनी है, हमें कुछ और करना है, फार्मेसी करनी है, नर्सिंग करनी है, नीट करनी है, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर हम नीट करना चाह रहे हैं, तो नीट की पूरी जानकारी अपने को चाहिए, फार्मेसी की पूरी जानकारी चाहिए, BSc नर्सिंग कर रहे हो तो BSc नर्सिंग की जानकारी चाहिए, या फिर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे और कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साथ में अपन कॉलेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यदि ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है तो आप कमेंट में बताइएगा, आपके लिए प्रॉपर जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये बिल्कुल भी नहीं है, हम कोई ये कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ CUT UG एग्ज़ाम, जो कि अभी हर एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर ये एग्ज़ाम क्या होती है, कहाँ पे एडमिशन मिलता है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या सिलेबस रहता है, तो ये एक जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी ये नहीं है कि आप यहाँ से पढ़िए, इतने पैसे लगेंगे, आपके लिए ऑफर है, ऐसा कोई सीन भी नहीं है। हम तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि इस चैनल के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ जो जानकारी मिलती है वो देखिए, सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, लाइक वगैरह कुछ भी मत करिए, शेयर भी मत करिए, कुछ भी मत करिए, लेकिन आप यहाँ पे खुद को जानकारी चाहिए तो वो जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे अपना पर्पस सिर्फ इतना रहता है। तो आज अपना देखने वाले हैं कि ये जो CUT UG बायोलॉजी, अब CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि ग्रेजुएशन के लिए जो अपन BSc कर रहे हैं उसमें एडमिशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए अपने को ये टेस्ट पास करना पड़ता है। तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, जो भी आपके डाउट रहते हैं वो सारे के सारे डाउट अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला डाउट अपना ये रहता है कि इसका सिलेबस क्या होता है। यदि CUT UG बायोलॉजी, यदि 12th क्लास में हमने बायोलॉजी ली थी और अभी अपने को कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इसमें क्या सिलेबस अपने को देखने को मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो NCERT का 12th क्लास का सिलेबस है, जो अभी अभी आपने पढ़ा है, जो 13 चैप्टर हमने देखे हैं, सिर्फ वही सिलेबस रहता है। 11th क्लास का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का सिलेबस यहाँ पे रहता है। जैसे आपने पहली यूनिट जो है रिप्रोडक्शन की, जिसमें आपने 3 चैप्टर पढ़े हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म प्लांट, जो कि आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने पढ़ रखा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी जानकारी ले रखी है आपने। फिर दूसरी यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें 3 चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स वाला, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति के आणविक आधार वाला, और विकास इवोल्यूशन वाला। तीसरी जो यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें अपने 2 चैप्टर रहते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और चौथी यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और सबसे लास्ट यूनिट होती है 5वीं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसमें 3 चैप्टर अपन पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब ये 13 चैप्टर अपन ने 12th क्लास में आराम से पढ़े हैं, तो इसकी स्पेशल तैयारी करने की तो अपने को जरूरत ही नहीं है। अब बोर्ड की एग्जाम थी, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते थे, MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ये भी आया करते थे। लेकिन ये जो एग्जाम है, इसमें 13 चैप्टर में से अपने को कौन से क्वेश्चन के ऊपर आधारित जो तैयारी रहती है वो अपन करेंगे। तो इसका अपन ये देखेंगे। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें 11th क्लास का कोई सिलेबस अपने काम में नहीं आएगा यदि इस एग्जाम को देना है। आउट ऑफ NCERT की जो बुक्स है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकायदा NCERT की लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं। पुराने पेपर भी अपन मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पीछे के क्वेश्चन आए हैं वो कैसे क्वेश्चन आए, सारे के सारे पुराने क्वेश्चन है उनका भी डिस्कशन करने वाले हैं अपन। अब कितने मार्क्स का पेपर होता है और कैसा पेपर होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो टोटल क्वेश्चन इसमें अपने को मिलते हैं 50 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का। तो टोटल ये कितने नंबर का हुआ है, 250 नंबर का हुआ है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है, यदि गलत क्वेश्चन किया है तो -1 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अब कई बार क्या होता है, पहले ये भी हुआ करता था, जैसे इसमें 50 क्वेश्चन मिला करते थे और 50 में से 40 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने पड़ते थे। तो उसमें ये जब टोटल हुआ करता था तो टोटल 200 नंबर का हुआ करता था। लेकिन अभी जो चल रहा है लेटेस्ट, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 के 50 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। हर एक क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का अपने को देखने को मिलता है। नेगेटिव मार्किंग इसकी 1 नंबर की होती है। पेपर के नेचर की बात करें तो थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, MCQ बेस्ड होता है। कैसा होता है तो यहाँ पे ये MCQ वाला ही होता है, और NCERT की लाइन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट
वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो मैच द पेयर के क्वेश्चन बनते हैं, वो जो कि बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और इसका जो लेवल रहता है वो नीट से टफ नहीं होता, नीट से बहुत ईजी होता है। आगे क्या अपना एक क्वेश्चन रहता है कि यूनिवर्सिटी प्रोसेस क्या होता है, इसमें एडमिशन लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, कौन कौन से कोर्स होती हैं जो सीयूटी अपने को प्रोवाइड करवाती है। तो इसमें अपन ये देखते हैं, एक तो अपन बीएससी बायोलॉजी नॉर्मल, उसके बाद में बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी प्रॉपर जूलॉजी से या बीएससी ओनली बॉटनी से कर सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, और बायोमेडिकल अप्लाइड बायोलॉजी कोर्सेज भी ये प्रोवाइड करवाती है सीयूटी। उसके बाद में टॉप यूनिवर्सिटी, यदि अपन इस टेस्ट को पास करते हैं तो अपने एडमिशन जो रहता है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में हो सकता है। तो जैसे सबसे ज़्यादा जो फेमस रहती है अपने इंडिया में वो रहती है डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में अब है अपनी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू ये भी यूपी में है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। ऐसी कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अपने इंडिया में, टोटल 50 से 60 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। राजस्थान में अपन बात करें तो अपने को अजमेर में मिल जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके बाद में एडमिशन स्टेप्स क्या रहते हैं, जैसे आपने एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम देने के बाद में स्कोर कार्ड है वो रिलीज हुआ है, फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होता है, प्रेफरेंस फिलिंग होती है, और कट ऑफ के बेसिस पे सीट अलॉटमेंट होती है। और हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग कट ऑफ होती है। मैं डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता कि आपके इतने नंबर आएंगे तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आपके इतने नंबर आएंगे तो आपकी ये यूनिवर्सिटी। तो हर एक यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ रहती है वो ऑलमोस्ट अलग अलग रहती है। उसके बाद में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी जो सीयूटी यूजी के लिए अपने को चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अपने पास में एनसीईआरटी मास्टरी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, बार बार में रिवीजन करना है, और जैसे ही रिवीजन हो जाए एग्ज़ाम नज़दीक आए उस टाइम पे अपने को 4 से 5 मॉक टेस्ट लगा लेने हैं। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन रहता है, एक तो लोकल कॉलेज से अपन बीएससी करते हैं और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी से अपन बीएससी करते हैं। तो क्या इन दोनों में फ़र्क होता है, जैसे एक तो अपन नॉर्मल यहाँ पे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज में, वहाँ से भी अपन बीएससी कर रहे हैं, और एक इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपन बीएससी कर रहे हैं। तो दोनों में कोई फ़र्क होता है कि नहीं होता है, तो वो फ़र्क भी अपन देखेंगे। जैसे डिग्री की वैल्यू में अंतर होता है या नहीं होता है, जैसे लोकल कॉलेज से अपने को बीएससी की डिग्री मिलती है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है, दोनों में कोई फ़र्क होता है। अब डिग्री का नाम है वो सेम होता है बीएससी, भले आप कहीं से भी कर लो, लेकिन डिग्री देने वाले इंस्टीट्यूशन पर फर्क पैदा करती है। जैसे एक तो आपके पास में डिग्री है लोकल कॉलेज की, एक आपके पास में डिग्री है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो ये बिल्कुल फर्क पड़ता है इसमें डिग्री को देख करके। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिग यूनिवर्सिटी जो है अपनी डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एचसीयू जैसे नाम है, ये डिग्री पे स्ट्रॉन्ग एकेडमिक टैग होता है इनका, इंटरव्यू एंड पीजी एडमिशन में प्लस पॉइंट मिलता है इनका। अब लोकल कॉलेज की जो डिग्री है वो भी वैलिड होती है, पर कॉलेज का नाम स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता है। चलो डिग्री की बात तो गई कि डिग्री तो सेम मिली है अपने को बीएससी की, भले सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो या फिर लोकल कॉलेज से हो, लेकिन अपने को तो फ़र्क देखना है कि स्टडी में, पढ़ाई में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी अपने को, रेगुलर क्लासेज मिलती है, अपडेट सिलेबस मिलता है और रिसर्च एक्सपोजर मिलता है। दूसरी बात अपन करें अपने लोकल कॉलेज की, तो फैकल्टी जो रहती है मिक्स्ड क्वालिटी की रहती है। खुद के पास में एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो वाली फैकल्टी से भी अपने को पढ़ना पड़ता है, तो उसमें दिक्कत अपने को ये रहती है कि अपने को सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ती है। कभी कभी क्लासेज इरेगुलर, क्लासें कंटिन्यू हो नहीं हो, क्योंकि अपने लोकल कॉलेजों में क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये बोला जाता है कि आप सिर्फ फीस जमा करवाइए, एग्ज़ाम जब होगी हम आपको कॉल कर देंगे, प्रैक्टिकल जब होगा, एग्ज़ाम जिस दिन होगी प्रैक्टिकल वाली उस दिन आपको कॉल कर देंगे। तो ये वाला माहौल अपने लोकल कॉलेजों में चलता है। सिलेबस है वो स्लो चलता है या एग्ज़ाम ओरिएंटेड चलता है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही सिलेबस अपने को करवाया जाता है लोकल कॉलेज में। इसलिए लोकल कॉलेज का जो स्टूडेंट रहता है उसको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है, ज़्यादा परेशानी रहती है। उसके बाद में प्रैक्टिकल की बात करें, लोकल कॉलेज में और यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जो प्रैक्टिकल लैब होती है उनकी बात करें तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडवांस लैब मिलने वाली है, प्रॉपर माइक्रोस्कोप मिलने वाले जो काम भी करते हैं, रिसर्च लैब एक्सपोजर रहता है, प्रोजेक्ट वर्क भी करना पड़ता है।
लोकल कॉलेज में क्या होता है, बेसिक लैब होती है, लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो भी काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है। जिस दिन एग्जामिनर आता है उस दिन उसको दिखाने के लिए रखे जाते हैं, ये आप भी जानते हो, सारे जानते हैं। प्रैक्टिकल सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होती है, सिर्फ नंबर देने के लिए कि आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, आपके प्रैक्टिकल के इतने नंबर चले गए हैं, उस बेसिस पे अपने लोकल कॉलेज में ये एग्जाम चलती है। आगे जब एमएससी करनी है और रिसर्च के लिए लेक एक्सपोजर बहुत मैटर करता है। जब अपन आगे की मास्टर डिग्री भी करेंगे, जैसे यूजी अपने 3 साल के कंप्लीट होने के बाद में 2 साल की अपन पीजी भी करने वाले हैं, तो उसके लिए अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी भी रहता है। अब एक्सपोजर एंड कंपटीशन, यूनिवर्सिटी रहती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अपने को मिलेंगे, हेल्थी कंपटीशन देखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे सेमिनार होंगे, वर्कशॉप चलेगी, रिसर्च कल्चर भी होगा। लोकल कॉलेज है, उसमें लोकल स्टूडेंट मिलेंगे, कंपटीशन है वो कम रहेगा, लिमिटेड एक्सपोजर रहने वाला है। अटेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो लोकल कॉलेज का प्लस पॉइंट ये रहता है, जो हमने पहले अभी डिस्कशन किया है, कि अटेंडेंस प्रेशर कम रहता है। स्टूडेंट पार्ट टाइम कोचिंग नेट प्रिपेयर कर सकता है बाहर से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के भी, और कॉलेज भी साथ में चल रही है। और यूनिवर्सिटी में है तो अटेंडेंस स्ट्रिक्ट रहती है, एकेडमिक डिमांडिंग रहती है, इसलिए कुछ टॉपर्स लोकल कॉलेज प्लस स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टडी से भी निकल जाते हैं। अब फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनका, जैसे पीजी या नेट, जेआरएफ, पीएचडी, ये एग्ज़ाम जो रहती है ये हर स्टूडेंट के लिए सेम रहती है, भले वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करे या फिर लोकल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करे। अब इसमें इंटरव्यू और रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अपन पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, तो पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो एक तो अपने पास में लोकल कॉलेज की डिग्री है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो इसका बहुत बड़ा ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है।